हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस स्पेशल क्लास में। आज की जो स्पेशल क्लास है ये एक ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल पर है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हमेशा पूछा करते हैं। हमेशा स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते रहते हैं कि सर क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी अपने इंग्लिश को बहुत ही बेहतर करने के लिए। ये जो सवाल है ना, स्ट्रेटजी टू क्रैक इंग्लिश पेपर, ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब जब स्टूडेंट्स के पास होता है तो वो काफी अच्छा स्कोर करता है अपने एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आखिर क्या मास्टर प्लान होना चाहिए, क्या मास्टर स्ट्रेटजी होनी चाहिए इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने के लिए, और ना केवल सॉल्व करने के लिए, इंग्लिश की पूरी तैयारी करने के लिए। जब आप किसी एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हैं या किसी एग्जाम की तैयारी के लिए आप माइंड मेकअप करते हैं तो आपको इंग्लिश का पेपर किस तरीके से तैयार करना चाहिए। एग्जाम तो आप बाद में देंगे, वो लास्ट स्ट्रेटजी होती है, लेकिन ये जिस दिन माइंड मेकअप किया, जिस दिन आप इंग्लिश का बुक पहले बार खोले या चैप्टर आपने शुरुआत करी, उस दिन से लेकर क्या करना है कि एग्जाम में जब आप अपीयर हो तो इंग्लिश में आपके मार्क्स फुल आ जाए। आज के इस वीडियो में आपको इसी का पूरा ही जानकारी आपको दी जाएगी। मेरा नाम है संदीप केसरवानी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश सिंस 2011। इस 14 साल के अनुभव के आधार पर मैंने कुछ मास्टर प्लान बनाया बच्चों। इसको अगर आपने फॉलो किया ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप सभी लोगों के इंग्लिश के मार्क्स अगर अभी यहां पे है ना तो यहां से सीधा ऊपर जाएंगे, यानी फुल मार्क्स की तरफ आप बढ़ जाएंगे। दोस्तों, इन्हीं स्ट्रेटजी को फॉलो करके हजारों स्टूडेंट्स ने इंग्लिश में फुल मार्क्स स्कोर किया है। इस बार बारी आपकी है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और बताई गई चीजों को बहुत ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आपको करना चाहिए दैट इज अंडरस्टैंड द सिलेबस। आप क्या करते हो, जिस दिन आपने नोटिफिकेशन देखा या सोचा कि नहीं मुझे तैयारी करनी चाहिए इस एग्जाम के लिए और उसमें इंग्लिश का सेक्शन आपने देखा, आप सीधा नाउन प्रोनाउन शुरू कर देते हो। ऐसा मत करो बच्चे। इंग्लिश का जो पार्ट है ना, इंग्लिश का, वो एग्जाम वाइज अलग अलग है। कोई भी चीज में आप जाओ, चाहे आपकी ग्रामर में जाओ, चाहे वोकैबुलरी में जाओ या किसी भी चीज में जाओ, हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड है, डिफिकल्टी लेवल है और उसके बाद नंबर ऑफ टॉपिक्स हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग है, ग्रामर के भी। तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए दैट इज यू मस्ट अंडरस्टैंड द सिलेबस। आपको अपना सिलेबस सबसे पहले समझना होता है कि आपको पढ़ना कितना है। ये तो नहीं कि कहीं आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। आउट ऑफ सिलेबस आपको नहीं जाना है। और इस चीज को समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप सारे के सारे जो पीवाईक्यूज होते हैं उसमें से 4 से 5 पेपर पीवाईक्यू के देख लीजिए। इससे रिलेटेड कुछ किताबों को देख लीजिए जो डेडिकेटेड आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, तो उसमें उन्हीं टॉपिक्स को मेंशन किया जाएगा जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको अपना सिलेबस देखना है। सिलेबस का एक स्टैंडर्ड होता है एग्जाम के अकॉर्डिंग कि 10th लेवल का एग्जाम है, 12th लेवल का एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, उसके हिसाब से उसके स्टैंडर्ड को भी सेट कर रहा है और फिर आपको प्रिपरेशन में लगनी। तो प्यारे साथियों, अंडरस्टैंड द सिलेबस, फैमिलियराइज yourself with the syllabus and focus on sections like grammar, vocabulary, reading comprehension, close test, sentence rearrangement, spotting error and para jumbles। आप अपने सिलेबस का स्टैंडर्ड भी देखकर करिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल की और आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हैं एसबीआई पीओ लेवल का, तो कोई मतलब नहीं है ना फिर। और या तो आप एसबीआई पीओ लेवल का तैयारी कर रहे हैं, एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं और आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हैं, पैरा जंबल सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल लेवल का, तो भी एग्जाम नहीं निकलेगा। तो दोनों ही खतरे से खाली नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, जिस दिन आप माइंड मेकअप करें पहले दिन 1 से 2 दिन आप अपने सिलेबस को पढ़ें, टॉपिक ना पढ़ें, आप अपने सिलेबस को पढ़ें। आप पीवाईक्यू देखें, आप मल्टीपल सोर्सेज आप गूगल भी करें, आप देखें वहां पे कि आखिर आपको पढ़ना कितना है। ये बहुत अहम चीज है, क्योंकि अगर आपने गलत पढ़ाई शुरू करी तो वो साल बर्बाद जाएगा। राइट? बहुत इजी लेवल पढ़ लिया, पेपर अलग लेवल का आता है तो भी आप फंसेंगे। बहुत हाई लेवल पढ़ लिया, पेपर इजी लेवल का आता है तो शायद आपके लिए हाई लेवल पढ़ते पढ़ते ही मोरल डाउन हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है अपने सिलेबस को समझना, नंबर ऑफ टॉपिक्स जो पूछे जाएंगे उसे जानना और अपने सिलेबस का स्टैंडर्ड भी जानना। पहला पार्ट। सेकंड नंबर पे आते हैं मास्टर ग्रामर। मेरे प्यारे साथियों, इंग्लिश बिना ग्रामर के पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई भी जगह पर चले जाओ, किसी भी एग्जाम का पेपर उठाओ, जैसे यूपीएससी है,
उसमें कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। ग्रामर, लोग कहते हैं ग्रामर नहीं आता, बट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो आपको तो समझ ही में नहीं आएगा कि उस जो लाइंस लिखी हुई हैं उसका मतलब क्या है। तो ग्रामर और वोकैबुलरी ये तो बैकबोन है यार हर एक एग्जाम की, जो कि करना ही करना होता है, भले आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। So, master grammar, focus on topics like tenses, articles, prepositions, active passive voice, direct indirect speech and pronouns, और practice error spotting exercises regularly. केवल इतने ही टॉपिक्स नहीं बल्कि और भी जो हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे लिख दिए हैं, लेकिन इसके अलावा और भी जो टॉपिक्स आते हैं उनकी भी आपको तैयारी करनी है और साथ में प्रैक्टिस करनी है रेगुलर बेसिस पे। कॉन्सेप्ट्स पढ़कर कभी भी रूल्स याद नहीं होते बच्चे। आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और उसके बेस पर हर एक कॉन्सेप्ट पर 8 से 10 क्वेश्चंस मिनिमम प्रैक्टिस करेंगे, और हर रूल के 10-10 क्वेश्चंस करने के बाद मिसलेनियस में 200-300 क्वेश्चंस करेंगे, तब जाकर एक टॉपिक कंप्लीट होता है ग्रामर का। अदरवाइज आप पढ़ के आगे दूसरे चैप्टर पे चले गए, तीसरे पे चले गए, पीछे वाला आधा तो भूल जाएगा दोस्तों। इसलिए गलती से भी बिना प्रैक्टिस के नया चैप्टर मत शुरू करिएगा। प्रैक्टिस जरूरी है, जितना ज्यादा करेंगे उतना पॉलिश होगा आपका वो टॉपिक, ठीक। थर्ड नंबर पे बिल्ड वोकैबुलरी, ये बहुत ही जरूरी है। बच्चे लोग वोकैबुलरी को बड़ा ही सोचते हैं कि हो जाएगा, और यही ले डूबता है बच्चों को पेपर में। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके एग्जाम में कोई भी जो एग्जाम आप देने जा रहे हो और आपके एग्जाम में इवन मैं कहता हूं कि वोकैबुलरी अलग से सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट वाले क्वेश्चन आए या ना आए, केवल कॉम्प्रिहेंशन भी आए ना, तो भी भाई साहब बिना वोकैबुलरी के तो पैसेज ही समझ में नहीं आएगा। इसलिए वोकैबुलरी बिल्डिंग तो सबसे ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश का बैकबोन है। जिस प्रकार से सब्जी में नमक ना हो तो किसी मतलब की सब्जी नहीं बनेगी, ना तो कोई खाएगा, उसी प्रकार से अगर इंग्लिश में सब सीख लिया और वोकैब पर ही ध्यान नहीं दिया तो आपकी इंग्लिश किसी काम की नहीं रह जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी पर बहुत जरूरी है। 10 से 15 नए शब्द डेली उनके सिनोनिम एंटोनिम्स के साथ जरूर तैयार करते चलिए। मैं कहता हूं अगर 15 वर्ड 5-5 सिनोनिम 5 एंटोनिम्स के साथ भी हुए तब भी 60-70-80 वर्ड्स हो जाते हैं। आप ऐसे करोगे आसानी से बच्चों याद होता है। निमोनिक्स टेक्निक लगाओ, रूट वर्ड के थ्रू करो, लेकिन करना होता है। मैं आपको मेरी क्लासेस में, मेरा नाम याद रखिएगा, संदीप केसरवानी। प्यारे साथियों, मेरी क्लासेस में मैं वोकैबुलरी पर मैंने बच्चों की इतनी बढ़िया कर दी है। मैंने एक सीरीज चलाई थी 10,000 वर्ड्स की, और बच्चों के वो वर्ड्स पूरे के पूरे क्लास में ही रटाए हैं। अब आप यहां पे, अब आपने अब शुरू करी है, अब हमारे साथ जुड़िए, आपकी वोकैबुलरी बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ क्लासेस में आपको सीखने को मिलेगा और काफी बेहतर तरीके से सब क्लास में ही याद हो जाते हैं दोस्तों। सो ये करना ही करना है। उनके यूजेस देखने हैं सेंटेंस में, किस तरीके से उनका यूज होगा। रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन टू इंप्रूव वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर रीडिंग करके अपनी वोकैबुलरी को वहां से बेहतर करते हैं। वर्ड्स का इंप्लीमेंटेशन वहां से सीखते हैं कि आखिर ये वर्ड सेंटेंस में किस तरीके से यूज हो रहा है, नाउन के फॉर्म में, वर्ब के फॉर्म में, एडवर्ब के फॉर्म में, एडजेक्टिव के फॉर्म में, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में कैसे यूज होती है वोकैबुलरी, ये भी आपको सीखना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वोकैबुलरी बिल्डिंग बहुत ही शानदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शुरुआत के 15 दिन सबसे ज्यादा बोरिंग लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी छोटे से बच्चे को पहली बार स्कूल भेजा जाता है, वैसा ही आपको लगेगा कि नहीं जाना मुझे स्कूल, नहीं जाना मम्मा स्कूल, वैसे ही आपको ये फील देगा। नहीं पढ़ना वोकैबुलरी, बहुत बोरिंग है, याद नहीं होती स्टार्टिंग के फर्स्ट 15 डेज। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर 15 डेज आपके जिंदगी में अगर आपने जबरदस्ती 15 दिन आपने वोकैब पे दिया तो उसके बाद जो आपके जिंदगी में इंटरेस्ट इसके प्रति जागेगा ना, मोहब्बत हो जाएगी आपको, क्योंकि ये इतना मजेदार टॉपिक है जो 15 डेज के बाद ही समझ में आता है। 15 दिन तो बच्चे की तरह नाना नाना करेगा, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ करेगा। नहीं नहीं नहीं, नाना नाना, नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन उसके बाद ये चमत्कार दिखाता है। और एक बार मन लग गया ना तो आपकी जिंदगी में इंग्लिश का जो वेलकम होगा, बहुत ही मजा आएगा। फिर मैं हमेशा एक चीज अपने हर बच्चे से कहता हूं, प्यारे बच्चों, जैसे आप किसी इंसान को नापसंद करो तो क्या वो इंसान आपके पास आएगा? क्या आप किसी रिश्तेदार को नापसंद करो और उसको पता चल जाए कि ये मुझे पसंद नहीं करता है, वो आपके घर में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से आप अगर इंग्लिश को नापसंद करोगे तो ये आपके दिमाग में कैसे आएगी?
छोटी सी बात है, अगर समझ में आ जाती है तो आप लगातार लगन से लगे रहोगे, चाहे समझ में आए शुरुआत में या ना आए। फिर धीरे धीरे अपने आप माइंड में चीजें आने लगती है और 12 से 15 दिन बीतने के बाद चमत्कार होता है जिंदगी में। और ये हर स्टूडेंट के साथ है। यू आर नॉट द फर्स्ट वन। शायद आप कई करोड़ बच्चों के बाद होंगे जिनके साथ ये चीज होने जा रहा है, और आपसे पहले करोड़ों बच्चों ने इस फॉर्मूले को अपनाया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंप्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इंग्लिश के 3 ही सेक्शन होते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। तो तीसरा नंबर है आपका कॉम्प्रिहेंशन को भी इंप्रूव करो। और ये इंप्रूव केवल रीडिंग से ही होता है दोस्तों। आपकी रीडिंग जितनी आप मैक्सिमाइज करेंगे उतनी बेहतर होता जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल। मैं डेली बेसिस पे कम से कम बच्चे को सजेस्ट करता हूं कि अगर पॉसिबल हो तो 1 आवर मैक्सिमम, मिनिमम आप 45 मिनट, 30 to 45 मिनट तक तो रीडिंग आप करिए ही करिए। हां, आप चूज कर सकते हैं आर्टिकल अपने अकॉर्डिंग। आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, आप कोई मैगजीन ले सकते हैं, या कोई बुक ले सकते हैं, स्टोरी टाइप की बुक। चॉइस विल बी योर्स। इंग्लिश का पेज कुछ भी हो सकता है, अपनी पसंद का आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन मेरे भाई याद रखना, रीडिंग के बिना ये स्किल डेवलप नहीं होती है। और इस स्किल पर बेस्ड आपके एग्जाम में 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल। कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी आते हैं, तो वहां पे प्रिसाइज राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये पार्ट भी कॉम्प्रिहेंशन से ही होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कॉम्प्रिहेंशन पर काम करना, यानी रीडिंग पर काम करना। Practice reading comprehension daily with a focus on understanding the main idea, tone and context of passages. इसके साथ भी शुरुआत में आपको वही लगेगा, आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि ये कौन सा काम पकड़ लिया, संदीप केसरवानी सर आपने क्या ही बता दिया करने को। ये भी 15 दिन आपको झिलाएगा, 15 से 20 दिन झिलाएगा दोस्तों। शुरुआत में आपको मजा नहीं आएगा। हाँ, फॉर दैट कि आपको मजा आए, यू कैन चूज स्टोरीज। जरूरी नहीं कि आप सीधा एडिटोरियल में जाएं, आप स्टार्टिंग करें स्टोरीज से और धीरे धीरे अपने उस आर्टिकल का स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएं और 1 महीने बाद एडिटोरियल पे आएं। लेकिन भाई साहब शुरुआत करें, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम दैट डे। आप ये नहीं कि आप हो जाएगा, नहीं होता है मेरे भाई, नहीं होता है। कॉम्प्रिहेंशन बिना स्किल डेवलप किए हुए 10-20 पैसेज सॉल्व करने से किसी का अच्छा नहीं हुआ है। पैरा जंबल बिना स्किल डेवलप किए हुए किसी का भी 100% एक्यूरेसी नहीं आई है आज तक, तो आपकी कहां से आ जाएगी। इसलिए, और ये नहीं कि मैं एक दिन के बात को सही इधर उधर से सुन के और आपको बता रहा हूं, नहीं। मैंने 14 साल में, मेरे प्यारे बच्चों, 14 साल में कईयों लाख बच्चों को पढ़ाया है। आप कहोगे कईयों लाख कैसे? अरे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं पिछले 9 साल से बच्चे, उसके पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, फिर ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। कम से कम मेरी वीडियोस पे मेरे बच्चों, कम से कम बता रहा हूं, 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। सैकड़ों वीडियोस ऐसी हैं जो मिलियंस में, सैकड़ों वीडियोस मिलियंस में मेरी पढ़ाई हुई। कुछ तो ऐसी है जो 50 मिलियन 60 मिलियन भी पहुंच गई हैं बच्चों। इतने व्यूज हैं। तो इन सभी स्टूडेंट्स की जब हम कमेंट्स देखते हैं ना, तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो किसी और की गलतियों से सीखना और अपने पे गलती नहीं करना ही समझदारी है। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। आपको कॉम्प्रिहेंशन को बेहतर करने के लिए रीडिंग करना पड़ेगा। जब आप रीडिंग करोगे, अपने आप टोन भी समझ में आएगा, टाइटल भी समझ में आएगा, ट्रू फॉल्स जैसे प्रश्न भी अपने आप बन जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट भी समझ में आएंगे, रेफरेंस भी समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। बस रीडिंग शुरू करो आप। एवरी डे 45 मिनट्स टू 1 आवर। ये डेली बेसिस पे जिस तरीके से खाना खाना नहीं भूलते हैं ना, उसी तरीके से इसको भी अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। जिस दिन तक सिलेक्शन ना हो, डाल दीजिए अपनी जिंदगी में कि इसको करना ही करना है। आगे आते हैं क्लोज टेस्ट। प्यारे बच्चों, आप अगर जैसे एसएससी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो एसएससी के प्रीलिम्स में क्लोज टेस्ट जरूर आता है। 5 प्रश्न पूछेगा, अगर 2-2 नंबर के प्रश्न है तो 10 नंबर पक्के हो जाते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसको करने के लिए ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ये तीनों का कॉम्बो है, तीनों का सेट है दोस्तों, कॉम्बिनेशन है ये। वर्क ऑन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस बाय प्रैक्टिसिंग फिल इन द ब्लैंक एक्सरसाइज। क्लोज टेस्ट वही पार्ट है आपका, राइट। आइडेंटिफाई कॉमन वर्ड पैटर्न एंड यूज इन क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट देखो करने का तरीका हम आपको बताएंगे किस तरीके से किया जाता है। जैसे देखिए, जब कभी भी घर में कोई बेटी कोई खाना बनाने की शुरुआत करती है, तो वो मां से पूछती, मम्मी खाना कैसे बनाएंगे? तो मां उसको बताती, बेटा क्या बनाने वाली हो? तो वो कहती है, मम्मी मैं लौकी की सब्जी, या मैं कद्दू की सब्जी, या किसी भी चीज की, आलू गोभी की सब्जी बनाने चाह रही हूं।
तो मम्मी उसको कहती है कि बेटा अच्छा आलू गोभी बनाने वाली हो तो ये मटेरियल इकट्ठा कर लो, राइट। फिर वो मटेरियल इकट्ठा कर लेती है। मटेरियल इकट्ठा करने के बाद उसका एक प्रोसेस है कि पहले कढ़ाई में तेल डालो, फिर उसके बाद ये डालो, फिर ये डालो, प्रोसेस है ना। तब जाके कहीं शानदार बढ़िया सी एक सब्जी बनती है। यहां पर भी वही चीज है बच्चे, यहां पर भी अगर आपको क्लोज टेस्ट है, इसको बेहतर करना है तो पहले आप मटेरियल इकट्ठा करो। क्लोज टेस्ट का मटेरियल क्या है? आपका ग्रामर, आपकी वोकैबुलरी और आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल। जब ये मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा ना, तब आपको प्रोसेस फॉलो करना आपको सिखाएंगे। यानी क्लोज टेस्ट जब हम पढ़ाएंगे तो हम आपको, या पढ़ाया भी है, आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, तो आपको वहां पे क्लोज टेस्ट करने का तरीका बताते हुए प्रैक्टिस कराई है। यानी आपने रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लिया, तीनों स्किल डेवलप कर ली, अब आपके लिए क्लोज टेस्ट हलवा होगा। मेरे द्वारा दिए गए सजेशंस उसमें थोड़ा बहुत ऐड ऑन करेंगे, बाकी तो पूरा आप अपने से कर चुके हो। समझ गए बच्चे? तो इसलिए, और 100% एक्यूरेसी आएगी, तो बहुत जरूरी है इस पार्ट पे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये जो जंबल्ड पार्ट है ना, ये भी स्किल ही मांगता है दोस्तों। और इसको करने के लिए आपको दो तरीके से अरेंजमेंट आता है, एक होता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एक होता है पैरा जंबल्ड। पैरा को ही जंबल किया हो या एक ही सेंटेंस को जंबल कर दिया है, दो तरीके से आएगा। दोनों का एक अलग स्टैंडर्ड है, दोनों को करने का तरीका अलग अलग है, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी आपको रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है ताकि आप इस पार्ट पे काफी अच्छा कर सके। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रेगुलरली कुछ भी पढ़ें। एक बार एक टीचर ने दो बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो बच्चे कहीं गांव से आए, दोनों दोस्त थे। टीचर ने सोचा इनको एक्सपेरिमेंट इन पर करते हैं। दोनों बच्चों को कहा बेटा एक काम करो, तुम दोनों को 10-10 घंटे पढ़ाई करनी है ईमानदारी से, 3 महीने का एक्सपेरिमेंट है। तो उन्होंने कहा ठीक है मास्टर जी करेंगे। एक बच्चे को कहा बेटा तुम एक काम करोगे, तुम 10 घंटे में 2 घंटे जो है प्रैक्टिस करोगे और 8 घंटे नई नई चीजें पढ़ते रहोगे। और दूसरे को कह दिया कि तुम 5 घंटे प्रैक्टिस करोगे और 5 घंटे पढ़ाई करोगे नया। दोनों बच्चे तैयारी शुरू कर दी। 3 महीने के बाद जब दोनों का टेस्ट लिया गया ना भाई साहब, तो जिसने प्रैक्टिस ज्यादा करी थी उस बच्चे के मार्क्स ज्यादा आए और जिसने प्रैक्टिस कम करी थी उसके मार्क्स कम आए। अब ये कहानी का सार क्या है? आप नई चीजों को सीखने में जब पुरानी चीजों की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कुछ दिनों में वो भूलता चला जाता है। वही चीज हुआ उस 2 घंटे की प्रैक्टिस वाले बच्चे के साथ। और जिसको आप पढ़ो इतना लेकिन उसकी प्रैक्टिस इतना कर लो। बहुत ध्यान से सुनना, आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है भाई, लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड चीजें पढ़नी है एग्जाम के लिए, तो इतना पढ़ो, इतना प्रैक्टिस कर लो, हर एक चीज की इतना पढ़ो, इतनी प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट इतने ही है, प्रैक्टिस इतनी है। रूल्स आपके 30-40 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे एक एक टॉपिक पे, 20-30 रूल्स होंगे, लेकिन प्रैक्टिस 400-500 प्रश्नों की करनी है। हम ये नहीं कहते कि आप लगातार एक ही दिन में करके बैठ जाओ। अरे आप एक महीने में 500 प्रश्न करो भाई, मिक्सअप में करो, लेकिन करो तो इसलिए हमेशा याद रखें प्रैक्टिस रेगुलरली करना है। उसके लिए सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए, आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, आप मॉक टेस्ट लगाइए। देयर आर मल्टीपल वेज टू मेक योर प्रैक्टिस स्ट्रांग। बहुत सारी चीजें हैं आप प्रैक्टिस करने के लिए। मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करें कि आप कितना टाइम लगा रहे हैं मॉक टेस्ट करने में, वो देखते चलें। मिल्खा सिंह की तरह हर बार टाइम घटना चाहिए, भले 10 सेकंड घट जाए लेकिन घटना चाहिए हर बार में, है ना। तो इसको रिड्यूस करके कोशिश करना है कि अगर मैं सपोज 25 प्रश्न एसएससी वाले सॉल्व कर रहा हूं तो 25 प्रश्न के लिए हमारा समय 8 मिनट पे आ जाए। शुरुआत में हो सकता है 25 मिनट लगे, ये धीरे धीरे 8 मिनट पे आ जाएगा। लोग करते भी 8 मिनट 7 मिनट में पूरा पेपर, 25 के 25 क्वेश्चन होता है, आपका भी होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट्स साथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट पे बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते, सोचते हो जाएगा, और लास्ट में पता है क्या होता है। मैं एक बार एग्जाम सेंटर पे एग्जाम हो रहा था, तो मैं बच्चों के पास पहुंचा। मैं हमेशा ही जाता हूं, आप देखेंगे मेरी बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं, मिलियंस में है, जहां पे मैं बच्चों से वहां पे सीधा एग्जाम सेंटर पे एग्जाम रिव्यू ले रहा हूं डायरेक्ट। तो मैंने वहां पे बच्चों से पूछा, और बेटा कितने अटेम्प्ट किए। मैं ऐसे ही बहुत सारे बच्चे जब पहुंचते हैं, काफी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक एक करके सबसे पूछते हैं। तो मैंने पूछा एक बच्चे से, तो उसने कहा कि सर, किसी ने कहा सर 80 किया आउट ऑफ 100, किसी ने कहा सर 90 किया, किसी ने कहा 70 किया। मैंने ये जो 70-80 वालों से जब पूछा बेटा व्हाई ओनली 70, क्या क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट था? उसने कहा नहीं सर समय खत्म हो गया था।
यानी उस बच्चे ने जिसने 80 किए वो देख ही 80 क्वेश्चन पाया, बच्चे वो सवाल ही 80 प्रश्न कर पाया, 80 देख ही पाया, वो 100 प्रश्न पूरे देख ही नहीं पाया। ये उसी के साथ होता है जो टाइम मैनेजमेंट पर काम नहीं करता। इसलिए गलती ना हो, 100 प्रश्न सारे डुएबल होते हैं, बच्चे 100 में से 95 90 आराम से करके आते हैं, 90 तक तो करके आते हैं, राइट। जीएस में थोड़ा बहुत डगमगा जाता है बच्चों, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में बच्चे फुल मार्क्स मार्क करके आ जाते हैं। ये सब कुछ आपके साथ होगा। आपने तो अभी शुरू किया है ना तैयारी, थोड़ा महीना बीतने दीजिए, आपके साथ भी होना शुरू हो जाएगा। भरोसा रखिए मेरे पे। ये बात मैं अपने मुंह से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने 14 साल में बच्चों हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं मुझसे पढ़कर, और लाखों बच्चों को पढ़ाया है, और करोड़ों में व्यूज है बच्चे। तो इसलिए यहां पर ये जो चीज है, ये बच्चों के अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं कि कुछ महीने बीतने दीजिए, आपके साथ भी यही होगा, फुल मार्क्स होंगे आपके। लेकिन ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर काम करना है, उन्हीं में से एक टाइम मैनेजमेंट है। आपको पूरे प्रश्न देखने हैं और उसके लिए टाइम बढ़ाते हुए काम करते चलना है। आगे बढ़ेंगे। रिवीजन बहुत जरूरी है। नया नया करने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं पुरानी को आप भूल रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जो पढ़ा है उसका रिवीजन जरूरी है। प्रैक्टिस करिए नई चीजों का भी और पुरानी चीजों का रिवीजन जरूर करिए। सपोज आपने इंग्लिश में नाउन चैप्टर पढ़ा, अब पढ़ रहे हो प्रेपोजिशन 2 महीने बाद, तो ऐसा नहीं कि 2 महीने पहले का नाउन चैप्टर अब आपको ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि आपको अब तो आ गया, तो वो भूल भी जाता है फिर। इसलिए रिवीजन करते रहें, बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट रूल्स, कॉन्सेप्ट्स, वर्ड मीनिंग, इन सब को रिवाइज करते रहें। और इसका सबसे अच्छा तरीका बताऊं मैं आपको, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया रामबाण तरीका है कि आप जिस चीज का रिवीजन, जैसे जनरली आपको ग्रामर और वोकैब का करना होता है इंग्लिश में, और ग्रामर एंड वोकैब के लिए प्यारे बच्चों आपको एक सिंपल सा काम करना है। ग्रामर का जब भी टॉपिक आप पढ़े ना, तो उसको शॉर्ट में अपनी नोट्स बनाते चलें। क्या करते चलें? अपनी एक नोट्स बनाते चलें। अब जैसे हम आपको कोई रूल पढ़ाते हैं, हमने कोई एक रूल पढ़ाया, अब हम जब रूल पढ़ाते हैं तो एक रूल को 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज में पढ़ाते हैं। आप उसको जब नोट्स बनाएंगे तो एक सिंगल लाइन में बनाएंगे, उस रूल को एक सिंगल लाइन में लिखेंगे और एक एग्जाम्पल लिखेंगे, बस। तो रिवीजन जब होगा तो आपके बनाए हुए उस नोट्स का होगा, हमारी पीडीएफ या वीडियो का नहीं होगा बच्चे, उस नोट्स का होगा। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा, आपका समय नहीं लगेगा, ना के बराबर समय लगेगा। एग्जाम टाइम में भी पता चला आपने 2 दिन के अंदर पूरी ग्रामर रिवाइज कर ली, पूरी ग्रामर रिवाइज कर ली, 200-300 रूल्स, सारे 400 रूल्स, 300-400 रूल्स आप सारे रिवाइज करके बैठ गए मात्र 2 दिन के अंदर। ये फायदा होता है जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, और जिसमें आपको समझ में नहीं आए कि ये क्या लिखा था आपने शॉर्ट में, तो उसकी पीडीएफ और वीडियो दोनों आपके पास तो रहेगी ही रहेगी, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है ना। तो क्यों नोट्स बनाने में बहुत टाइम देना और पूरी पीडीएफ उतारना है? नहीं, हमेशा मेरे 2-2 पेज के एक रूल पर आपको 1 लाइन लिखना है, 2 लाइन मैक्सिमम लिखना है, और वो रूल खत्म। और एक एग्जाम्पल जरूर लिख लेना है सब पे, समझ गए? तो इस तरीके से आपका ये रिवीजन बहुत ही सॉलिड होता है, कभी जिंदगी में मिस्टेक नहीं होगी आपसे, कभी जिंदगी में कोई रूल भूलेगा ही नहीं। जिस रूल का 3 से 4 बार रिवीजन कर दिया ना, वो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा बच्चे। इसलिए रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आगे बढ़ेंगे, फिर लिखा हुआ है स्टे कंसिस्टेंट, डेली डेडिकेट एटलीस्ट 2 to 3 hours daily to English practice, stay updated with any new pattern or changes in the exam format। आपको डेली बेसिस पर 2 से 3 घंटे दीजिए। प्यारे साथियों, आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठाइए, मैं अगर एसएससी की बात करता हूं एक, ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम लीजिए, आप सीजीएल लीजिए, आपके सीजीएल के प्रीलिम्स में 50 मार्क्स और मेंस में 130 मार्क्स की इंग्लिश आती, इतने नंबर का कोई सब्जेक्ट नहीं है सिवाय इंग्लिश है। आप सीपीओ लीजिए, आपके प्रीलिम्स में 50 मार्क्स और मेंस में 200 नंबर की इंग्लिश आती है, 250 नंबर की इंग्लिश है, बाकी सब्जेक्ट केवल 50-50 मार्क्स के, मेंस में और कोई है ही नहीं सब्जेक्ट, केवल इंग्लिश है सीपीओ में। फिर आ जाइए, आप स्टेनो लीजिए, मेरे प्यारे साथियों सबसे ज्यादा इंग्लिश ही है, 100 मार्क्स की इसमें इंग्लिश आती है बच्चे, बाकी सब 50-50 मार्क्स की आते हैं। आप ले लीजिए सीएचएसएल ले लीजिए, सीएचएसएल में भी अगर आप देखेंगे 50 मार्क्स की प्रीलिम्स में और 120 नंबर की मेंस में आती है इंग्लिश, और किसी में भी नहीं है, और कोई भी सब्जेक्ट मेंस में 120 नंबर नहीं है, सभी जो है वो 90 मार्क्स मैक्स है सबका, ये 120 तक है। ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम उठाएंगे इंग्लिश किसी में भी आप लीजिए, या तो हर सब्जेक्ट से ज्यादा है या तो उसके बराबर है, कम किसी में नहीं है दोस्तों। तो इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है तो एटलीस्ट 3 hours तो डिजर्व करता है ना ये सब्जेक्ट।
आप उससे कम देंगे तो कैसे काम चलेगा? अब आप बताओ, आप 1 आवर तो रीडिंग में लगा रहे हो, तो 2 ही आवर तो आपके पास और बचे। उसके बाद आपका 1 आवर जाएगा न्यू थिंग्स को सीखने में, और 1 आवर जाएगा आपका रिवीजन में। बस बीच बीच में मॉक टेस्ट वगैरह भी लगेगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो 3 आवर से कम इंग्लिश को नहीं दिया जा सकता किसी भी हाल में। 3 आवर्स देकर आप इंग्लिश में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बस ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, अब ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने अभी 10 पॉइंट देखे, 10 पॉइंट्स को और जोड़कर, मतलब जो अभी 10 हमने पढ़े, 10 प्लस 10 और एक क्विक रिवीजन करते हैं 20 पॉइंट्स का। बच्चों फटाफट करेंगे थोड़ा सा। जैसे सबसे पहला है नो द सिलेबस। हम बात कर चुके हैं कि सिलेबस को जरूर जाने बिना अपनी तैयारी नहीं शुरू करनी है। नहीं खोलना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, टेंस, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, क्वेश्चन टैग, कुछ भी नहीं खोलना। पहले अपना सिलेबस जानना है, फिर आगे बात शुरू करनी है। दूसरा है फोकस ऑन ग्रामर। ग्रामर पे फोकस बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर आपके मार्क्स को बहुत इंहेंस करता है। ग्रामर इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्ट जगाता है। ग्रामर इंग्लिश से मोहब्बत कर देता है। ग्रामर से आपके अंडरस्टैंडिंग स्किल में बहुत हेल्प मिलती है। ग्रामर से आपकी वोकैबुलरी के पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रांग होते हैं। ग्रामर से वोकैबुलरी का इंप्लीमेंटेशन आप सीखते हैं सेंटेंसेस में, तो ग्रामर जरूरी है। इसके बाद वोकैबुलरी बिल्डिंग। वोकैबुलरी वो सॉलिड रॉ मटेरियल है जो एक प्रकार से इंग्लिश की बैकबोन है। अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है तो आपकी इंग्लिश बोलने में भी आप बहुत फर्राटेदार होंगे, है ना, बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे। सबसे ज्यादा आदमी तभी फंसता है कोई भी बच्चा जब उसकी वोकैब वीक होती है। इसलिए वोकैबुलरी को सबसे टॉप पे रखें। ग्रामर और रीडिंग स्किल आपकी इंप्रूव तभी होगी जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी। इसलिए वोकैबुलरी को डेली बेसिस पर भाई पढ़ते ही रहो। जब मौका मिले वोकैब पढ़ो 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 पढ़ो, कभी भी वोकैबुलरी छोड़ो ही नहीं। अगला दिया हुआ प्रैक्टिस एरर स्पॉटिंग। एरर स्पॉटिंग इसलिए प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ग्रामर के पढ़े हुए रूल्स बिना प्रैक्टिस के भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहते। और अगर चलो याद भी रहते ना, तो आप एरर नहीं खोज पाओगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं बच्चों के साथ ऐसा होता है। आपके सामने हम कोई भी जो रूल आपको पढ़ा दिया, और अगर हमने उसी रूल पे मिसलेनियस आपको एरर दे दी ना, आप देखेंगे 10 प्रश्न आपको दिया गया, आप 2-3-4 प्रश्न आपको आएगा ही नहीं। शुरुआत की बात कर रहे हैं। और जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन देखोगे, आंसर देखोगे, तो वही आंसर है जो रूल आपको आते हैं। तो ये ऐसा तभी होता है जब प्रैक्टिस की कमी है, कि आंसर देखने के बाद लगता है शिट यार ये तो बहुत सिंपल है, मुझे यार पता था कि यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेरे जॉब में SAIS लगनी चाहिए, फिर भी नहीं खोज पा रहे। क्यों? प्रैक्टिस की कमी। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, जरूरी है। इंप्रूव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग पे काम जरूर करिए, जो हम आपको बता चुके हैं। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। प्यारे साथियों, SSC का एक पैटर्न है, SSC या ज्यादातर एग्जाम्स वालों का एक पैटर्न है। खासतौर में मैं अगर SSC की बात करूं तो ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट करते हैं, स्पेशली वोकैबुलरी एंड ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स बहुत रिपीट करते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं, है ना। तो अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एक प्रकार से आप मान के चलो आपने 5 से 7 साल का PYQ सॉल्व कर लो, बस आपको 50% पेपर सेम टू सेम मिलेगा। बस PYQ सॉल्व करने में एक बात का ध्यान रखना कि उसके ऑप्शन के साथ एक एक शब्द आपको आने चाहिए। जिस तरीके से मैं आपको PYQ कराता हूं कि अगर आपके सामने ये प्रश्न है और इसके 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको ये भी पूरे आने चाहिए, इन सबको आने चाहिए। क्योंकि एग्जामिनर का एक पैटर्न चलता है, पता है क्या, किसी पेपर में अगर ये प्रश्न है तो किसी दूसरे पेपर में इस वर्ड को वो ऑप्शन बना देगा और इस ऑप्शन को वो प्रश्न बना देगा। तो एग्जामिनर का यही पैटर्न है। उठा के आप देख लीजिए, 5 साल का PYQ देखिए, सब रिपीटेड मिलेगा आपको। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो है करें प्रीवियस ईयर को सॉल्व। फोकस ऑन सेंटेंस रीअरेंजमेंट। आपकी जब कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप होगी तो रीअरेंजमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी उससे। जो कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, करने के कुछ तरीके हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने होते हैं, वो हम इस पर अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उस चीज को आप देखिएगा। बट बिफोर दैट रॉ मटेरियल इकट्ठा करिए अपनी इंग्लिश का, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन स्किल एंड वोकैबुलरी, ये तीनों चीजें। अगला वर्क ऑन क्लोज टेस्ट। सेम चीज क्लोज टेस्ट के साथ भी है जो हम बता चुके हैं। प्रैक्टिस पैरा जंबल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैरा जंबल एक ही बात हो गया। बस ये सेंटेंस जंबल्ड होता है और ये पैरा जंबल्ड होता है। यहां पे देखो टाइम मैनेजमेंट, जो हम बात कर चुके हैं कि टाइम मैनेजमेंट पे जरूरी है काम करना दोस्तों। आगे डेली प्रैक्टिस जरूरी है। बहुत सारे बच्चे सोचते नहीं संडे संडे करेंगे नहीं होगा, काम नहीं बनेगा, डेली टाइम निकालना पड़ेगा। डेली टाइम निकालिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक लगाइए, PYQ लगाइए। रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की रीडिंग जरूरी होती है दोस्तों। अगर न्यूज़पेपर रीडिंग
आपको धीरे धीरे वहीं पे आना है, शुरुआत आप कहीं से करो, आपको धीरे धीरे। आजकल तो एसएससी अपने नोटिफिकेशन में बच्चों, आप जाके वहां पे कोई भी नोटिफिकेशन उठा के देखिए, लास्ट ईयर का देख लीजिए, और उसमें जहां पे इंग्लिश का सिलेबस लिखा है, उस इंग्लिश के सिलेबस वाले में नीचे से तीसरी चौथी लाइन, जैसे मान लीजिए इंग्लिश का सिलेबस 10 लाइन में लिखा हुआ है, तो नीचे से दूसरी तीसरी ऐसी कोई लाइन है, नीचे से देख लीजिएगा इंग्लिश के सिलेबस में, वहां पे साफ साफ लिखा है कि कॉम्प्रिहेंशन में एडिटोरियल से पूछा जाएगा प्रश्न। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी, क्लोज टेस्ट भी, पैराजंबल भी, आपके ये एडिटोरियल बेस्ड होंगे, ऐसा साफ लिखा है, मेंशन है बच्चे, रिटन में है ये। तो आपको तैयारी भले कहानियों से करना करिए, लेकिन धीरे से आपको एडिटोरियल पे आना पड़ेगा दोस्तों, ताकि आप एग्जाम के लेवल के हिसाब से आपकी तैयारी होती रहे। आगे बढ़िए। अंडरस्टैंड वर्ड यूसेज बहुत जरूरी है। वर्ड यूसेज से आपको फिलर्स काम करने, वर्ड यूसेज से आपको फिलर्स में हेल्प मिलेगी, आपको एरर में हेल्प मिलेगी, आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प मिलेगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हेल्प मिलेगी। इसलिए वर्ड यूजेस पे काम करते रहिए। किसी वर्ड को, वो जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से सेंटेंस में कैसे यूज होगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल को आपने लिखा कि दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। अगर कहीं पर ब्यूटीफुली है तो ब्यूटीफुली से सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अगर कहीं पर ब्यूटी लिखा है, ब्यूटी से सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ब्यूटीफाई है, ब्यूटीफाई से कैसे बनाएंगे। वर्ड एक ही है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसी का यूज आपको सीखना है। रिवाइज रेगुलरली, बहुत जरूरी है रिवीजन करते रहना, रेगुलरली करते रहना, इस पे कभी भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। रिवीजन करते रहना है। आप पढ़ो कुछ भी, कितना भी थोड़ा पढ़ो, लेकिन रिवीजन हमेशा, जितने घंटे पढ़ रहे हो बच्चे एटलीस्ट उतना तो रिवीजन करो। उतना नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत में उसका 50%, जैसे मान लीजिए आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटा तो रिवीजन में दो, जो आप पढ़े हो उस पर। नया नया के चक्कर में कहीं पिछला ना छूटता चला जाए, है कि नहीं दोस्तों। लोग नया बनाते जाते हैं, अगर पुराने की मरम्मत नहीं करोगे तो वो दीवार कमजोर हो जाएगी भाई साहब। तो इसी प्रकार से आपका यहां पे भी होता है, अगर आप नया नया बनाते गए, पीछे वाले का ध्यान नहीं दिया, वो कमजोर हो जाएगा, इसलिए उसका भी ध्यान देना जरूरी है। टेक मॉक टेस्ट लेते रहिए, उससे हमें हमारी तैयारी का पता चलता है कि आखिर हम कहां तक पहुंच चुके हैं। ये मॉक टेस्ट एग्जाम के पैटर्न के होने चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स के साथ, केवल इंग्लिश का नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के साथ, और इससे आप एग्जैक्टली एग्जाम के लेवल से तैयारी अपनी जांच सकते हैं, चेक करते रह सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है आइडेंटिफाई कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने में एरर वाले क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। प्रैक्टिस फ्रेजल वर्ब, एक नया पार्ट है फ्रेजल वर्ब दोस्तों। फ्रेजल वर्ब कई जगहों पे पूछता है, एक वर्ड मीनिंग की तरह है, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन मिलके एक नया मीनिंग बना लेते हैं, इसको जरूर ध्यान दीजिए। बहुत बार बच्चे फ्रेजल वर्ब नहीं देखते हैं और इसकी वजह से बहुत नुकसान हो जाता है। फ्रेजल वर्ब जरूर पढ़िए दोस्तों, बहुत जरूरी है फ्रेजल वर्ब का आपको आना, ठीक है। तो इसको पढ़ते रहिएगा, बाकी हमारी क्लासेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। स्टे अपडेटेड, कीप अप विद एनी चेंजेस इन द एग्जाम पैटर्न। कुछ भी नया हो, कुछ भी बदला है, उसके हिसाब से अपनी तैयारी को अपडेट करते रहिए, उसमें कभी भी पुराने पैटर्न पे मत चलिए। स्टे काम एंड फोकस्ड। बहुत बार बच्चे बहुत दूसरों को देखकर एकदम घबरा से जाते हैं कि अरे बाप रे उसके इतने मार्क्स आगे मेरे नहीं आए, या एग्जाम का टाइम कम बचता है तो घबरा जाते हैं, अरे बाप रे एक ही हफ्ता बचा है, हाथ पैर सूज गए, एकदम से ठंडा पड़ गया हाथ पांव। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया में वही काम करो जिसको करने से आपका जो काम है वो बिगड़े ना। अगर आपका हाथ पांव ठंडा हो गया तो क्या हाथ पांव ठंडा करने से, घबराहट से आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा? नहीं होगा ना, तो क्यों घबरा रहे हो? काम डाउन यार, काम डाउन। स्वाभाविक है डर लगना, अगर हम इंसान हैं, हार्ड मास का शरीर है, अंदर हार्ट है, तो डर लग सकता है, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। वो आपके हाथ में है। डर का आना, आप पे अटैक करना हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से चीजें बन जाए, लेकिन करेज के साथ काम करना, अपनी तैयारी पे भरोसा करना और अपने आप को बोलना हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, यू कैन डू इट, यू विल डू इट, ये बोलना हर सिचुएशन में, ये आपके हाथ में है। तो जब भी आपका मामला बिगड़े, अपना ये हाथ उठाइए और बोलिए यहां पे, भाई हो जाएगा, घबराने का नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा। ट्रस्ट मी, बहुत हिम्मत मिलेगी। बस ये बोलने वाला तो कोई चाहिए, या तो कोई दूसरा बोलता है और दूसरा हर समय अवेलेबल नहीं होगा, आप ही अपने से अपने को बोलिए हो जाएगा, घबराने का नहीं है। 10 दिन बचे, हो जाएगा। 5 दिन बचे, हो जाएगा। कल एग्जाम है, हो जाएगा।
जिंदगी में दो ही चीज होते हैं जब आप किसी एग्जाम में अपीयर होते हैं, या तो एग्जाम क्रैक होता है या तो आपको सेकंड अटेम्प्ट मिलता है, या तो क्रैक या तो सेकंड अटेम्प्ट। क्रैक हो गया तो विक्ट्री बन गया, नहीं क्रैक हुआ तो अगली बार तो आप ऑलरेडी, जैसे लोग कहते हैं फेल हो गया ये बच्चा, 4 नंबर से रह गया। 4 नंबर से फेल नहीं हुआ, उसने तैयारी शुरू करी थी तो 0 नंबर से शुरू किया था। 160 कट ऑफ चली गई, इसका 156 आया। इसका मतलब है जब अगली बार 160 165 कट ऑफ जाएगी तो इसको 156 से 165 जाना है, 0 से नहीं। इसने कितना लंबा रास्ता तय कर लिया, 0 से 165, 156 का रास्ता तय कर लिया। अब पूरे 1 साल में इसने 156 नंबर का रास्ता तय किया, अगले 1 साल में इसको 156 से 165 मात्र 9 नंबर का रास्ता तय करना है। आपको क्या लगता है अगला अटेम्प्ट में नहीं होगा तो क्यों रोना, फिर क्यों रोना? आपको तो मोटिवेट होना चाहिए, वाओ मैं इतने नंबर तक पहुंच गया, इस बार नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, किसी ने मुझसे ज्यादा तैयारी करी थी, किसी ने मुझसे ज्यादा तैयारी करी थी, उसका हो गया, अगली बार मैं दूसरों से ज्यादा तैयारी कर रहूंगा, मेरा हो जाएगा, बात खत्म। किसी भी एग्जाम को, इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट चाहिए होता है। बहुत सारे बच्चे 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट लेते हैं। गलती कहां पे हुई है उसको जरूर चेक करिए, कहां कमियां रहेगी। जब कोई एक अटेम्प्ट में रह जाए तो अपना पूरा 2-3 दिन 4 दिन इस पर लगाइए, बैठकर पूरा एनालिसिस करिए अपनी उस पेपर का, अपनी तैयारी का, अपने माइंडसेट का। जहां कमी है उस लो फॉल को खत्म करना है। आखिरी है दोस्तों, दैट इज वर्क ऑन वीक एरियाज। आपको वीक एरिया क्या है, जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप जब पीवाईक्यू लगाएंगे आपको पता चलेगा कि हमारा ये टॉपिक अभी वीक है, हमारा ये पॉइंट अभी वीक है, बस उसी पे काम करना शुरू कर दीजिए। अपनी वीकनेस पे काम करके स्टूडेंट्स, जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, या तो रिजल्ट गड़बड़ाएगा तो पता चलेगा, उसके बाद बैठेंगे कि वीकनेस क्या है, या समय रहते ही पहले से ही पता रखो ये हमारी वीकनेस है तो उस पर काम करने का टाइम है तो कर जाओ, पूरी जान लगा दो वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाने में, और फिर देखो एग्जाम कैसे क्रैक नहीं होगा। दोस्तों यही तरीके हैं। आप कभी सोचो कितना आसान है देश में अपनी जिंदगी को 60 साल सिक्योर करने के लिए, अपनी 60 साल की उम्र तक सिक्योर करने के लिए अपने को कितना आसान है। कुछ लिखे हुए प्रश्न जो 4 सब्जेक्ट के होंगे, 4 किताबों में लिखे हैं। आपको एक सिंपल सा काम करना है, उन्हीं 4 किताबों को 4-4 बार पढ़ लेना है। याद हो जाएंगे इतने में, 4-4 बार पढ़ लेना है, 100-150 पेपर सॉल्व कर लेने हैं और उन्हीं को बार बार कर लेने हैं, जिससे हमें हमारे में कॉन्फिडेंस आएगा। और लास्ट 6-7 साल के पीवाईक्यू लगाने हैं। मतलब आप सोच के देखो, अपनी जिंदगी के केवल 6-7 महीने डेडिकेट करने हैं, 6-7 महीने, मैक्सिमम 8 महीने। जो लोग 4-4, 6-6 साल लगा रहे हैं, इतनी की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। वो कमियां नहीं देखते हैं कहां पे है, बस भागा भाग मचाए पड़े हैं, वो रैट रेस का हिस्सा बने हैं। आपको उसमें नहीं जाना है, आपको एक मास्टर स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। 4 किताबें, उन्हीं में से सब कुछ आएगा, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं होगा दोस्तों। जो छोड़ने पर, अगर कोई प्रश्न बाहर से है और उसको छोड़ने पर आप फेल हो सके, नहीं, 100 में 100 नहीं लाने होते हैं। मैं अगर देखूं यहां पे 200 में से 150 के आसपास कट ऑफ जाती है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे, तो मोटा मोटा भाई साहब अगर देखिए तो 40 से 50 नंबर तो छोड़ने हैं ना। तो वो 40 से 50 नंबर जो छोड़ने हैं, अगर आप ये 4 किताब पढ़ोगे तो मुश्किल से 10-20 नंबर का ही होगा जो इन किताबों में नहीं होगा। बाकी 180 नंबर तक का हर 4 किताब का, कोई भी एग्जाम का, किसी भी राइटर की बुक उठा लो, मिल जाएगा आपको। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने उन्हीं केवल 4 किताबों पे टिके। 40 किताब इकट्ठा मत करें, लाइब्रेरी नहीं खोलनी है आपको घर में, लिमिटेड स्टॉक, उसी को एक किताब एक सब्जेक्ट की 4 बार पढ़ना है। 4 किताब एक बार नहीं पढ़ना है, एक किताब को 4 बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है, 6 बार पढ़ना है, उसी को बार बार पढ़ना है, सब कुछ उतने से आएगा। ट्रस्ट मी, यही तरीका है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का। इधर उधर के पीछे मत भागिए, लोग फालतू की चीजें 72 ऑफर देंगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं है। किसी का बिजनेस बड़ा हो रहा होगा, किसी का करियर डुबा डुबा के। इसलिए गलती से भी ऐसा ना हो मेरे बच्चों। आप बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ अपने लिए बस वही लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड किताबें हैं, लिमिटेड टीचर्स, बस इतने में लग जाना है, पूरा का पूरा चीजें हो जाएगा।
इंग्लिश का जो सेक्शन है, मैं हूं आपके लिए, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरे लगभग 17,500 मेरे अपने पढ़ाए हुए बच्चे गवर्नमेंट जॉब में हैं। इस बार आपकी बारी है, आप कुछ हजार बच्चे इस साल हमारे साथ पढ़ेंगे और सिलेक्शन भी लेंगे, राइट। तो अब इंग्लिश को लेकर तो आपको टेंशन नहीं है, इंग्लिश में फुल मार्क्स, एग्जाम के जितने भी प्रश्न एग्जाम में आएंगे आपको सब सॉल्व करने के काबिल बनाऊंगा, ये आपके संदीप केसरवानी सर का वादा है। बस बाकी सब्जेक्ट्स में भी जैसे जैसे हमारे यहां पे चीजें आपको मिलती जाएगी, बस माइंड मेकअप करके उन्हीं के साथ लग जाओ, सब कुछ निकलेगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके सिलेबस के बाहर का होगा, सब कुछ एग्जाम का आप यही पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से बहुत सीरियसनेस के साथ लगिए, एक साल केवल एक अटेम्प्ट आप हमारे साथ जिस तरीके से बताया जाए उसको एज इट इज फॉलो कीजिए, आंख बंद करके फॉलो कीजिए, सिलेक्शन 100% होगा। मजबूर होंगे आप हमें मिठाई खिलाने के लिए, हमारे लिए तो वही चाहिए, मिठाई का डब्बा जो सिलेक्शन के बाद आप अपनी सैलरी से लेकर आते हैं, सबसे ज्यादा मीठा होता है, भले उसमें चीनी कम हो लेकिन मिठास बहुत ज्यादा होती है। तो हम तो बस उसी के लालची हैं भाई, बस हमें बस वो मिठाई के डब्बे इकट्ठे होते हैं, वही अच्छा लगता है। साल में 1,000-2,000 डब्बे पहुंचते रहे अपने पास, बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंचा पाते हैं, कोई बात नहीं, उन बच्चों का वो थैंक यू ही हमारे लिए मिठास से कम नहीं है, और जो आ सकते हैं वो पहुंचा जाते हैं बच्चे, वही अपने लिए बहुत अच्छी चीज है, राइट। तो पूरी मेहनत से लगे, इस बार आपके सिलेक्शन का पन्ना हम दोनों मिलकर लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अभी के लिए इतना काफी है, बाकी इन स्ट्रेटजीज को आप जरूर फॉलो करिएगा और आप देखेंगे ये स्ट्रेटजीज आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए रामबाण साबित होगी। मिलते हैं आप सभी से फिर क्लासेस में। ऑल द बेस्ट गाइस, जय हिंद।